Hello students, welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Science World and Sri Science Academy. This is your chemistry mentor Dr. R.K. तिवारी. स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में एप्लीकेशन की बात किए थे कि अगर हमको आयोनाइजेशन पोटेंशियल और एटॉमिक और आयनिक रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन अगर हो तो हम कितनी प्रॉपर्टी पे और हम लोग बात कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. जैसे हम लोगों ने देखा था कि अगर आपको आईपी के बारे में मालूम है तो आप बता सकते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के बारे में, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, यहाँ तक कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी आप बता सकते हैं अगर आपको खाली आयोनाइजेशन पोटेंशियल और रेडियस मालूम हो तो. ठीक है ना. हमने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया था और वो टॉपिक ये था, हमने एग्जाम्पल लिया था जैसे कि मान लीजिए अगर हम बोरन फैमिली में आते हैं, किसी फैमिली में आप जाइए, हम बोरन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो जैसे से बोरन फैमिली में या किसी फैमिली में आप ऊपर से नीचे आते हैं तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें से लोअर स्टेट की स्टेबिलिटी घटती जाती है. जैसे मान लीजिए अगर बोरन है, बोरन फैमिली है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 और NP1 ये होता है. तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि खाली बैलेंस सेल के p सब सेल का इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होता है तो इसकी वैलेंसी 1 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा 1 हो जाएगा. और अगर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, इसके 2 और इसके 1, तो 3 हो जाएगा. 1 और 3 होता है इसका. लेकिन अभी ऊपर क्या है कि ऊपर जो होता है ये जो हायर स्टेट है मोर स्टेबल होता है और लोअर स्टेट जो होता है लेस स्टेबल होता है. लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, डाउन द ग्रुप आते हैं, लगातार क्या होता है कि हायर स्टेट की स्टेबिलिटी लगातार घटती जाती है और लोअर की लगातार बढ़ती जाती है. तो अगर मैं देखिएगा, मैं लिखना चाहूँ, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि डाउन द ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा, डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, higher oxidation state goes on decreasing while that of जबकि while that of lower oxidation state goes on increasing. Lower oxidation state goes on increasing. ये थोड़ा सा फैक्ट आप लोग याद रख लीजिए, ये फैक्ट है. हम इसका रीजन ढूंढेंगे ऐसा क्यों हो रहा है. हम लोगों ने कहा कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट गोज ऑन डिक्रीजिंग, लगातार घटता जाता है, जबकि दैट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट गोज ऑन इंक्रीजिंग. मतलब जो हायर स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी लगातार घटती जाती है और लोअर की लगातार बढ़ती जाती है. और अल्टीमेटली हम ये पाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम के पास भी 1 और 3 रहेगा, यहाँ पर गैलियम में भी 1 और 3 रहेगा, इंडियम में भी आपका 1 और 3 रहेगा, लेकिन थैलियम में आकर खाली बस मेनली 1 यहाँ रह जाता है, यहाँ 3 नहीं रह जाता. तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या है कि लोअर स्टेट की स्टेबिलिटी लगातार बढ़ती जाती है और अंत में बढ़ते बढ़ते लास्ट मेंबर में खाली लोअर वाली ही रही जाती है. जैसे कहा जाए कि जो आप मान लीजिए आयन है
तो आपका क्या करेगा, InCl भी बनाएगा और InCl3 भी बनाएगा। लेकिन जो थैलियम है वो मेनली क्या करेगा, वो TlCl बनाएगा, वो TlCl3 नहीं बनाएगा। ये TlCl3 यहाँ पे नहीं बनाएगा, या हाईली इसका अनस्टेबल रहेगा। तो ये पॉइंट जरा सा हमने एज ए फैक्ट लिखा है। अब इसको हम एक्सप्लेन करने चल रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। ये बात आप याद कर लीजिए कि डाउन द ग्रुप जो होता है वो स्टेबिलिटी होती है, वो हायर स्टेट की लगातार स्टेबिलिटी यहाँ पे घटती जाती है और लोअर की जो होती है वो बढ़ती जाती है। ये बात आपको समझ के रखना है और हम लोग इसी को एक्सप्लेन करने चल रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं ना, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, फैक्ट क्या है। तो इसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि अगर खाली बैलेंस सेल के p सब सेल का इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा 1 p1, तो इसका जो स्टेट हो जाएगा 1 हो जाएगा, बैलेंस 1 हो जाएगी। और मान ली बैलेंस सेल के s के 2 इलेक्ट्रॉन्स और p का 1 दोनों इन्वॉल्व हो जाए तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 1 और 3 2 होता है। 3 इसका क्या हुआ, हायर स्टेट हुआ, 1 इसका लोअर स्टेट हुआ। मैंने क्या कहा, जब किसी भी ग्रुप में आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, खाली बोरन फैमिली की बात नहीं है, सारे ग्रुप की यही कहानी है। सारे ग्रुप में आप यही बोलेंगे, सारे पी ब्लॉक के ग्रुप में आप यही बोलेंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो लगातार जो लोअर स्टेट होती है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, और बढ़ते बढ़ते अंत में अंतिम लास्ट मेंबर में खाली वही बचता ही है, वही लोअर स्टेट खाली बचती ही है, हायर स्टेट रहता ही नहीं है, और हायर की लगातार स्टेबिलिटी घटती जाती है। ये बात हमने लिखा है। अब थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या करना है आपको, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि हमारा ये एटम है, इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये सब बाहर इसके सेल्स हैं। अब देखिए आप जानते हैं अगर किसी का एटॉमिक नंबर 56 होगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लीजिए, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा 6s2 में, है ना। और 56 से आगे वाले जो होते हैं वो जाते हैं 4f में। आप जानते हैं कि इसके आगे जो होंगे जाएंगे यहाँ पर, इस 56 से 57 से लेके आगे के 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 1 to 14 आप जानते होता है, ये जाते हैं 4f में। आप इसको चाहे लिख के देख लीजिए, जब आप sp-df इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो आप जानते हैं बेरियम का होता है 56, बेरियम का होता है, और बेरियम में आपको ही 6s2 मिलता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही 56 से आगे जाएंगे, लैंथेनम में आप जाएंगे, तुरंत आपको मिल जाएगा 4f। यानी 56 के आगे के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, आगे के जो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो देखिए यहाँ ये बैलेंस सेल है ना, तो ये बैलेंस सेल से 2 सेल अंदर 4f में जाते हैं। ये कहाँ था, 6 में था, ये हो गया आपका 4f में हो गया। यही बात समझना है आपको, और जरा भी डाउट हो पूरा कन्फिगरेशन आपको बताया गया था, लिख के आप देख लीजिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, दो बात मेरी समझिए कि अगर मैं नंबर ऑफ सेल मुझे 6 बनाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 56 इलेक्ट्रॉन होगा वो आया होगा यहाँ पर, लेकिन 56 के आगे के जो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जाएंगे, वो यहाँ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर 57 से लेकर के, ध्यान दीजिए यहाँ पर 57 से लेकर के आगे के 14 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहाँ पर कहाँ जाएंगे। देखिए ये आपकी मैं नंबरिंग कर दूं, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और सिक्स्थ। तो आप जानते हैं कि 57 से लेकर के और आगे के 14 इलेक्ट्रॉन, है ना, मतलब एटॉमिक नंबर 70 तक, याद रखिए वो सब के सब यहीं जाएंगे, किसमें, 4f में जाएंगे, 4f में जाएंगे।
ये बात आपको मालूम है, जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जब आप सीक्वेंस लिखेंगे तो आपको 6s के बाद 4f ही मिलता है। तो 56 के बाद आप आएंगे तो आपको यहाँ पर पूरे 14 के 14 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में नहीं बल्कि उसके 2 सेल अंदर फोर्थ में मिलेंगे, यहाँ पर इसमें मिलेंगे, और उसमें पूरे 14 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, वहां भी एफ में मिलेंगे। ये बात आप याद रखिए। अच्छा, दूसरी बात आप समझ लीजिए कि अपने डिफ्यूज्ड शेप के नाते जो एफ ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें एंटर करने वाले इलेक्ट्रॉन की शिल्डिंग बड़ी कम होती है, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत ही कम होता है। ये भी बात मैं नोट कर दे रहा हूं। ड्यू टू डिफ्यूज शेप the electrons entering in f orbitals generate very poor shielding, यहां पर समझिएगा, अगर एफ में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत ही कम होता है। किसमें? अगर स्पेशल केस होती है एफ ऑर्बिटल की, तो डी वाले में थोड़ा उनसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा, डी हमने आपको बताया था, शील्डिंग के मामले में हमने बताया था कि एफ डी एस की शील्डिंग सबसे अधिक होती है, उसके बाद से पी की शील्डिंग होती है कम, उससे कम होती है डी की शील्डिंग, और सबसे कम होती है एफ की शील्डिंग। और शील्डिंग का मतलब क्या समझना है? इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो यस में आने वाले इलेक्ट्रॉनों में बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है, उससे कम होता है पी में एंटर करने वाले इलेक्ट्रॉनों में, उससे कम होता है डी के इलेक्ट्रॉनों में, और सबसे कम होता है पी के इलेक्ट्रॉनों में एफ के इलेक्ट्रॉनों में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ये दो बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि 56 के आगे के 14 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वैलेंस सेल में न जाकर के 2 सेल पहले यहाँ फोर्थ में जाते हैं। यहाँ पे देखिए 56 वाला कहाँ गया था, फिर यहाँ पे 6th में गया था। मैं यहाँ दिखा लूंगा, देखिए 56 वाला देखिए 6 में गया था, और आगे सब कहाँ जा रहे हैं देख रहे हैं, 4f में जा रहे हैं, पूरे 57 से लेके और 70 तक के ये 4f में जा रहे हैं। इसका मतलब 2 सेल अंदर जाते हैं पहले तो, और एफ में जाते हैं, और एफ में जाने वाले कोई विशेषता क्या ध्यान दीजिएगा, अब लिखा है ड्यू टू डिफ्यूज शेप द इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इन एफ ऑर्बिटल्स जनरेट वेरी पुअर शील्डिंग, मतलब एफ में एंटर करने वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो बहुत ही कम होता है। ये बात आप जान के बैठिए, तब आगे की बात हो पाएगी। अब देखिए, अब मैं कहने जा रहा हूं कि जैसे जैसे हम लोग 56 से आगे बढ़ेंगे, 57, 58 एंड ऑनवर्ड, वैसे वैसे क्या होगा कि आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में बढ़ेंगे प्रोटॉन ना, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे। याद रखिए, जैसे जैसे हम 57 से आगे बढ़ेंगे लगातार क्या होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे, और यहाँ पे 4f में, मतलब कि अगर मैं 6 सेल को अगर n सेल लिखूं, हाँ जी यहाँ पर बैलेंस सेल को n से लिखा जाता है, तो 4 कौन सी सेल है, ये n-2 सेल है ना, याद रखिए हम लोग इसको n-2 यानी कि एंटी पेनल्टीमेट सेल कहते हैं। तो एंटी पेनल्टीमेट सेल के एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। याद रखना है कि जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर 57 से आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, आप जानते हैं कि किसी न्यूट्रल एटम में जितना होता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन, उतना ही होता है सेल्स में उनके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब कि अगर एटॉमिक नंबर 58 हुआ तो यहाँ पर 58 यहाँ पे प्रोटॉन्स होंगे, और डिफरेंट सेल्स मिला के 58 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम 57 एटॉमिक नंबर से आगे जाएंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ता जाएगा, और n-2 f में, ये देखिए मैं भाई जोर देकर बोल रहा हूँ, n-2 f में इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा।
और एफ में इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब क्या होगा आप जानते हैं कि एफ में एंटर करने वाले इलेक्ट्रॉन बहुत कम रिपल्सन जनरेट करते हैं। याद रखिए, मैं फिर रिपीट करूं, एफ ऑर्बिटल्स में एंटर करने वाले इलेक्ट्रॉन बहुत कम रिपल्सन जनरेट करते हैं, उसी कहते हैं पुअर शील्डिंग। क्यों ऐसा करते हैं? बिकॉज ऑफ देयर डिफ्यूज शेप। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। और हम जानते हैं फार्मूला कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से हम जानते हैं कि यह प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Q1 Q2, Q1 इंटू Q2 होता है, यानी कि चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होता है, हम जानते हैं। इसका मतलब मान लो न्यूक्लियस के चार्ज को मैं Q1 कह दूं, ठीक, तो इसका मतलब जब Q1 बढ़ाएंगे, मतलब इसमें से कोई चार्ज अगर आप बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए ना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर 57 से आगे जाएंगे लगातार न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ने के साथ क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बढ़ता जाएगा। याद रखिएगा, ये जो न्यूक्लियर बैलेंस सेल, मान हमारी बैलेंस सेल है, तो इस पर लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि Q1 की वैल्यू यहां पर बढ़ती जा रही है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ने से आउटर मोस्ट सेल पर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। उसी के साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी तो बढ़ेगा। यानी जैसे हम एटॉमिक नंबर 57 से आगे जाएंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, वैलेंस सेल पर लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, लेकिन उसी के साथ ही साथ यहाँ जो एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी बढ़ेगा। लेकिन आप क्या लिख रहे हैं कि ड्यू टू डिफ्यूज शेप द इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इन एफ ऑर्बिटल्स जनरेट वेरी पुअर शील्डिंग, यानी एफ में एंटर करने वाले इलेक्ट्रॉन बहुत कम रिपल्सन जनरेट करते हैं। मतलब ये हुआ कि जिस प्रोपोर्शन में एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, उस प्रोपोर्शन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन नहीं बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है, वेरी पुअर शील्डिंग वाले एफ ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है। ठीक है ना, आपको नंबर क्या याद रखना है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में एटॉमिक नंबर 57 से आगे, क्योंकि याद रख लीजिए आप लोग, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 57 होता है, और एक्टिनियम का आप जानते हैं 89 होता है। तो जब भी लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करनी है तो एटॉमिक नंबर 57 के आगे की बात करिए, लैंथेनम के आगे की बात करिए। और जब आपको एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करनी हो तो एक्टिनियम से बना है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो वहां 89 के आगे की बात करेंगे। बात दोनों सेम होगी, खाली एटॉमिक नंबर बदल जाएगा और नंबर ऑफ सेल बदल जाएगा। तो अगर मान ली मैं भी अभी मैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की अगर बात करूं तो इसका मतलब कि जैसे मैं 57 से आगे बढ़ूंगा न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे, एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन एफ में स्पेशली पुअर शील्डिंग होने के नाते इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत ही कम बढ़ेगा। यानी कुल मिलाकर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगा बट फोर्स ऑफ रिपल्सन कम बढ़ेगा। अब सोच लीजिए जरा सा, आपकी कमाई ज्यादा बढ़ रही हो और खर्च कम बढ़ रहा हो, इसका मतलब कि कमाई नेट जो हमारी बेनिफिट है, हमारी जो हमारा बैंक बैलेंस ज्यादा बढ़ेगा, सीधी बात है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन कम बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, ध्यान देना, क्यों कम बढ़ेगा? क्योंकि एफ में जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो बहुत ही पुअर फोर्स ऑफ रिपल्सन जनरेट करता है। ठीक, लेकिन ये कहानी कहां पर लागू होगी, 57 के आगे के 14 इलेक्ट्रॉन 14 एलिमेंट के लिए, और 89 से आगे के 14 इलेक्ट्रॉन और 14 एलिमेंट के लिए वही लागू होगी, और कहीं नहीं, वही लागू होगी। तो इस तरह से आप कह रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन कम बढ़ेगा, कुल मिलाकर के नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है ना, और जब नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो आप जानते हैं वैलेंस सेल में, ध्यान दीजिए, जो वैलेंस सेल में
सबसे जो अंदर का इलेक्ट्रॉन होगा आप जानते हैं कौन सा होता है, आप जानते हैं एस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ जो एस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एस के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद रखिए, मान लीजिए S2 मान लीजिए हम कह रहे हैं S2 यहाँ पर P1 है, तो होगा क्या कि जो वैलेंस सेल का जो सबसे अंदर वाला एस इलेक्ट्रॉन है, याद करिए इसको हम कहते हैं मोस्ट पेनिट्रेटेड इलेक्ट्रॉन, इस पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना बढ़ जाएगा कि इसके एस के जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे अब वो बॉन्ड फॉर्मेशन में या रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो जाएंगे बल्कि इनर्ट हो जाएंगे। और इन्हीं वैलेंस सेल के मोस्ट पेनिट्रेटेड एस के 2 इलेक्ट्रॉनों का इनर्ट हो जाना ही कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है ना, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट हो गए कौन, पेयर मतलब 2, कौन 2 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस सेल के या सब सेल के 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गए, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। क्यों इन्वॉल्व नहीं हो भाई, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लग गया, इतना ये इलेक्ट्रॉन इतना न्यूक्लियस से हाईली अट्रैक्टेड हो गए कि अब वे आगे ना तो निकल करके आयनिक बॉन्ड ही बना पा रहे हैं और न ही ये शेयरिंग में इन्वॉल्व होकर कोवेलेंट बॉन्ड ही बना पा रहे हैं, इनर्ट हो गए। तो यही सोचना है कि ये वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन इनर्ट कैसे हो गए, तो आप कहेंगे इन पर बहुत ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अब ऐसा क्या हो गया भाई, क्यों इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो आप बताएंगे कि जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर 57 के आगे बढ़ेंगे, चाहे एटॉमिक नंबर हम 89 के आगे बढ़ेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे सबसे पुअर शील्डिंग एफ वाले एफ ऑर्बिटल में एंटर करेंगे। रिजल्ट ये होगा कि एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, लेकिन एफ जो है स्पेशली एफ में इलेक्ट्रॉन जब एंटर करेगा तो एफ में इंटर करने वाले इलेक्ट्रॉन बहुत कम रिपल्सन जनरेट करते हैं, उसी को पुअर शील्डिंग कहते हैं, इसलिए रिपल्सन कम बढ़ रहा है, अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ रहा है, रिपल्सन कम बढ़ रहा है। अब इसका नेट रिजल्ट होगा कि अब इस आउटर मोस्ट सेल पर लगने वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो क्या था, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन था, तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया, रिपल्सन कम हो गया, तो इसका मतलब कि इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया। और जब इस वैलेंस सेल पर इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उस एक्सेसिवली इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मोस्ट पेनिट्रेटेड जो ऑर्बिटल है वैलेंस सेल के, जो कि आप जानते हैं ऑर्बिटल होते हैं, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, वो इनर्ट हो जाते हैं, और इनका इनर्ट हो जाना ही कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अब जरा सोचिए कि भाई अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर 1 भी आ रहा था और 3 भी आ रहा था, तो ये अब कह रहे हैं 3 की जगह पे खाली 1 कैसे आ गया, तो 1 इसलिए आ गया कि जब ये दोनों हो जाएंगे इनर्ट, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गए, बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो ही नहीं रहे हैं, तब खाली पी का एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, इसलिए इसका स्टेट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे, जैसे जैसे याद रखिएगा, अब जैसे एटॉमिक नंबर 57 के आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये फोर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन कम से कम बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर एंड मोर स्ट्रांग होता जाएगा, और इसीलिए इसके एस इलेक्ट्रॉनों के पार्टिसिपेट करने के चांसेस लगातार घटते जाएंगे। और जब एस इलेक्ट्रॉनों के पार्टिसिपेट करने के चांस लगातार घटते जाएंगे, तो मान लीजिए आपने कहा था कि अगर ये है NH2 और NP1, तो इनके पार्टिसिपेट करने का चांस लगातार घटता जा रहा है, और जब इनके पार्टिसिपेट करने का चांस घटता जा रहा है तो 2 + 1 3 होने का चांस लगातार घटता जा रहा है, यही बात होगी। अरे भाई जब इनके पार्टिसिपेट करने का चांस घटता जा रहा है क्योंकि इन पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो जब इनके पार्टिसिपेट करने का चांस घटता जाएगा तो 2 + 1 यानी कि 3 होने का चांस भी घटता जाएगा। इसीलिए जो हायर स्टेट होते 3 उसकी स्टेबिलिटी लगातार घटती जाती है, और तब लोअर की स्टेबिलिटी लगातार बढ़ती जाती है, और अंत में तो ऐसा हो जाता है, अंतिम जो मेंबर होता है, चाहे आपका बोरन फैमिली का हो, चाहे नाइट्रोजन फैमिली का हो, चाहे बगल के ऑक्सीजन फैमिली का हो, किसी फैमिली का हो, अंतिम फैमिली, उस फैमिली के अंतिम मेंबर के साथ क्या होता है, इसका चांस कम नहीं होता, इसका चांस खत्म हो जाता है, ये पूरी तरह से इनर्ट हो जाता है,
और बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व ही नहीं होता। और जब ये इन्वॉल्व ही नहीं होगा तब तो खाली वैलेंस सेल के पी सब सेल के इलेक्ट्रॉन खाली इन्वॉल्व होंगे ना, तब कितनी रह गई स्टेट, खाली बस बोरॉन फैमिली में 1 रह गई, ठीक है ना। कार्बन फैमिली में फिर 2 रह जाएगी, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आई होप कि मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। अपने मन से खुद सोचिए कि वैलेंस सेल के, अगर मैं फिर मिटा के इसको दोबारा लिख दूं, अगर मान लीजिए कि वैलेंस सेल के हमारे, ध्यान दीजिएगा, कि 6s के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट क्यों हो जाएंगे भाई, वो इनर्ट क्यों हो जाएंगे? 6p के इलेक्ट्रॉन इनर्ट नहीं होंगे, 6s के इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाएंगे। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि जो जो सबसे अंदर होगा उसी पर तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। तो आप जानते हैं, हम लोगों ने पेनिट्रेशन ऑर्डर पढ़ा है, एस जो होता है सबसे अंदर तक घुसा होता है एटॉमिक स्फीयर में, पी उसके बाहर होता है, डी उसके बाहर होता है और एफ सबके बाहर होता है। तो जो इंक्रीज्ड न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाए उसका जो इम्पैक्ट है वो वैलेंस सेल के सबसे जो मोस्ट पेनिट्रेटेड ऑर्बिटल है, यानी वैलेंस का एस ऑर्बिटल, उसके इलेक्ट्रॉन पर ही लागू होता है। इसीलिए वैलेंस सेल के एस सब सेल के दोनों इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं और इसके इनर्ट होने से ही स्टेट जो होता है 2 कम हो जाता है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि अंतिम जो मेंबर था, इसको हमने थैलियम लिखा था, वहां पे ये दोनों के दोनों ये पूरे इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गए, खाली अकेले ही बचा था, इसलिए उसकी स्टेट वहां पे खाली बस 1 रह गई थी, 1 रह गई थी। वहां पर TlCl3 बनता ही नहीं है, अथवा बनता है तो हाईली अनस्टेबल होता है। अब बताइए आप लोग, जो लोग देख रहे हैं, क्या आप लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ पाए? वैलेंस सेल के या सब सेल के दोनों इलेक्ट्रॉन का इनर्ट हो जाना, बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व न होना ही कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। बोलिए, हम इस समय आप लोगों के कमेंट्स देख रहे हैं, आप बताइए क्या आप ये बात समझ गए कि वैलेंस सेल के या सब सेल के 2 इलेक्ट्रॉन ये पार्टिसिपेट क्यों नहीं करेंगे, क्यों इनर्ट हो गए? जल्दी बोलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी केमिस्ट्री में जो टेक्निकल क्वेश्चन इस तरह का आएगा उसमें ये जरूर इन्वॉल्व होगा। इसलिए इसको चाहे 2 बार पढ़ना पड़े, 3 बार पढ़ना पड़े, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों को समझना पड़ेगा। चलिए नेहा समझ गए। और बताइए भैया चंचल, आप भी जुड़े हैं, आप बताइए क्या आप एक्सप्लेन कर पा रही हैं कि वैलेंस सेल के एस सब सेल के 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गए, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे ऑक्सीडेशन स्टेट 3 की बजाय 1 हो गई, 2 कम हो गई। डाउट हो जरा भी डाउट रखिएगा नहीं भाई, आप लोग डाउट बिल्कुल नहीं रखना है, डाउट बिल्कुल नहीं रखना है। इसी प्रकार चलिए, अगर आप समझ गए तो हमको बता दीजिए अगली फैमिली जो कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली में जो पॉसिबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी वो क्या क्या होंगी? कार्बन फैमिली जो अगली फैमिली है, बोरन फैमिली के आगे वाली फैमिली, अगर आप समझ गए तो आप हमारी बातों का आंसर दीजिए कि जो कार्बन फैमिली है ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड ये है। तो इनकी पॉसिबल स्टेट क्या क्या हो सकती हैं भाई? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, आप सब जानते हैं। इसका होता है क्या? इसका होता है NH2 और NP2, यही होता है ना, याद करिए। इसका होता है NH2 और NP2, यही ना। तो अब जरा सोचिए, अगर खाली वैलेंस सेल के p इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए तो स्टेट क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। और मानिए S के 2 और P के 2 दोनों इन्वॉल्व हुए तो क्या मिलेगा आपको? 4 मिलेगा, 2 and 4। ऐसे देखा जाता है। अगर देखिए, आप जानते हैं S सब सेल अंदर है, P बाहर है, तो पहले बाहर वाला इन्वॉल्व होगा। तो अगर वैलेंस सेल के P सब सेल के 2 इन्वॉल्व हुए तो हमारा वैलेंसी भी 2 होगी और ऑक्सीडेशन स्टेट भी 2 होगा। लेकिन अगर वैलेंस सेल के S के भी 2 इन्वॉल्व हो गए तो 2 मिलकर 4 हो जाएगा, तब यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी 4 हो गई हायर स्टेट और 2 हो गई लोअर स्टेट। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप आएंगे लगातार 2 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। चलिए मैं एरो ऊपर दिखा लूं कि
कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे लगातार जो लोअर स्टेट है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी और हायर स्टेट की स्टेबिलिटी लगातार घटती जाएगी। ठीक है ना। अंतिम के पहले रहेंगे दोनों, ध्यान दीजिए यहां पर भी 2 और 4 रहेगा, रहेंगे दोनों। अभी स्टेबिलिटी कम ज्यादा होगी अलग बात है, लेकिन रहेंगे अभी दोनों। लेकिन अंतिम वाले में जब आप आते हैं, अंतिम वाले में, तो अंतिम वाले में हायर वाली एकदम खत्म हो जाती है, खाली यहाँ पे 2 ही रह जाता है, लोअर स्टेट रह जाती है। तो क्यों 2 रह गई भाई? 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन तो थे, तो फिर खाली 2 कैसे रह गई? इसलिए रह गई कि वैलेंस सेल के जो एस के 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो गए? इनर्ट हो गए। अब खाली बस वैलेंस सेल के जो पी के 2 इलेक्ट्रॉन है वही खाली बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे, इसलिए इनकी वैलेंसी रह गई 2 और ऑक्सीडेशन नंबर भी रह गया 2, यानी मोस्ट स्टेबल कंडीशन यही मिलेगी। ये बात आप समझ गया ना। और इस तरह से किसी भी फैमिली के बारे में बता दीजिएगा कि यस में, यानी कि वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब मिला के उनकी स्टेट, उनका स्टेट आप लिख लीजिएगा, और अंतिम वाले में क्या कर देंगे? कम कर देंगे, 2 कम करेंगे। 2 ही क्यों कम करेंगे? क्योंकि वैलेंस सेल के सब सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन तो होते हैं। आई होप कि मैंने ये बात आपको क्लियर कर दिया। अब जरा रुकिए, यहां से एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। अच्छा देखिए, जहां पे दोनों स्टेट, यानी कि लास्ट एलिमेंट को भी छोड़ दीजिए, लास्ट एलिमेंट को भी छोड़ दीजिए, बाकी जो होते हैं ना, बाकी जो होते हैं यहां तक ये ठीक है, लोअर की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, हायर की स्टेबिलिटी घटती जाती है, लेकिन अभी भी हायर जो होता है मोर स्टेबल रहता है देन लोअर। यहां तक यहां क्या होता है कि जो हायर स्टेट होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है इज स्टिल मोर, अभी भी अधिक है, स्टिल मोर स्टेबल, मोर स्टेबल देन लोअर। ये सब पॉइंट आप नोट करते रहिए। देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। ठीक है, लोअर वाला बढ़ता जा रहा है, हायर वाला घटता जा रहा है, लेकिन हायर वाला इतना अधिक स्टेबल है कि घटने के बाद भी अभी लोअर से ज्यादा स्टेबल रहता है, यहां तक रहता है। लेकिन यहां पर आते ही क्या हो गया? यहां पर आते पूरा पूरा गणित उल्टा हो गया। यहां पर जैसे ही आप आएंगे, जैसे ही लास्ट मेंबर पे आ जाएंगे, जहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होगा? फुल्ली डोमिनेंट हो जाएगा। यहां अंतिम वाले पे आते क्या हो जाएगा कि अब यहां पे लोअर स्टेट, देखिए यहां पे लोअर जो स्टेट है बिकम्स मोर स्टेबल, मोर स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। मेरी बात समझ गए ना आप लोग? तो अंतिम में आकर के लोअर स्टेट मोर स्टेबल हो जाएगी, लेकिन अंतिम से पहले तक क्या रहेगा? ठीक है, लोअर स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, हायर की घट रही है, लेकिन हायर वाला इतना अधिक रहता है लोअर से कि अभी घटने के बाद भी अभी भी अधिक बना रहता है। मैंने पूरी बात लिख दिया है ना। क्या लिखा है? हायर जो स्टेट है क्या होता है? स्टेट है क्या होता है? स्टिल अभी भी मोर स्टेबल है देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां तक के लिए बात लागू है। लेकिन जैसे ही लास्ट मेंबर पे आएंगे, क्या आपने क्या लिख दिया? बिल्कुल उल्टा लिख दिया। यहां पे हम क्या लिख रहे हैं कि लोअर स्टेट जो होता है बिकम्स मोर स्टेबल ड्यू टू, कारण लिख दिया, इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहां पर बाजी बिल्कुल उल्टा हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आप सभी पे अप्लाई करते रहिएगा। अच्छा देख, केमिस्ट्री में कोरिलेशन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये नहीं कि हम खाली कार्बन फैमिली की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि हम बोरॉन फैमिली की बात कर रहे हैं, हम पूरे सारी की सारी फैमिली की कहानी बोल रहे हैं। तो इस बात को हर जगह अप्लाई करेंगे, हर जगह अप्लाई करेंगे। केमिस्ट्री में ही तो अच्छाई है भाई कि एक बात आप पढ़ो अगले पे अप्लाई करो, एक बात पढ़ो अगले पे अप्लाई करो। केमिस्ट्री की यही अच्छाई है। इसी पर मैंने कहा था आपसे कि 4-5 चैप्टर के अगर आप मास्टर बन जाते हैं तो बाकी केमिस्ट्री तो घर बैठे पढ़ सकते हैं आप, समझ रहे हैं ना।
केमिस्ट्री को बुरा भला कहने वाले लोग हैं, अधिकांश लोग हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको केमिस्ट्री आती नहीं, सब्जेक्ट इनको आता नहीं, वो इसको बुरा भला कहते हैं कि बड़ी भूलती है, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बड़ी भूलती है, तो बड़ी बोरिंग है, तो बड़ी ऐसी है, तो बड़ी वैसी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बड़ी सिस्टमेटिक केमिस्ट्री है। बस ये है कि सब्जेक्ट जो है पढ़ाने वाले को आना चाहिए। आप खुद देख रहे हैं कि जो बात हमने बोरन फैमिली में कही वही तो यहाँ पर भी कह रहा हूँ, वही अगली फैमिली में भी कहूंगा, वही आगे भी दोहराता रहूंगा। अब इससे बढ़िया क्या मिलेगा? एक ही कहानी रोज रोज तो बोल रहे हैं भाई। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है सब्जेक्ट कि एक जगह पढ़ो, उसी को हर जगह अप्लाई करते रहो, कोई नया रूल आ ही नहीं रहा है। ठीक है ना? तो उस तरह से केमिस्ट्री से आप लव करिए और केमिस्ट्री को इस लायक आप बनाइए कि आप भी हमारी तरह कहें कि केमिस्ट्री के जिस पार्ट को आप सबसे बकवास बोरिंग समझते हैं वो बिल्कुल बकवास बोरिंग नहीं है। आप अपने को उस लायक अगर आप बना लेंगे तो सबसे मोस्ट लवेबल सब्जेक्ट और टॉपिक आपका बन जाएगा और आपको बाकी लोगों से आगे कर देगा। ठीक है? अब इस पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना? यहाँ तक कोई डाउट आप लोग जल्दी बताइए। यहाँ तक कोई डाउट जल्दी बोलिए। डाउट अगर बोलिए मैं फिर दोबारा बताऊंगा। जब तक आपका डाउट कंप्लीट या खत्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपको फिर दोबारा बताता रहूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो शुरू के 4 या 5 चैप्टर्स हैं इस पे हम लोगों को खूब टाइम लगाना है। यही टाइम तो हमारा आगे का सारा टाइम बचाएगा। इसी पे हम मास्टर बन गए तो आगे फिर हम लोगों का टाइम, हम लोग की हम ट्रेन बहुत तेज दौड़ लेगी, हमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है ना? ओके, ये बात ढंग से देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ तक मतलब सेकंड लास्ट तक क्या है? हायर स्टेट मोर स्टेबल है देन लोअर, और लास्ट वाले में सेकंड मोर स्टेबल है देन हायर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसी पर एक अप्लाइड क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन जरा देख लिया जाए। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक कंपाउंड है SnCl2 और एक कंपाउंड हमारा SnCl4। SnCl4 क्योंकि आपने कहा कि जो टीन होता है उसकी वैलेंसी 2 भी होती है, 4 भी होती है, दोनों कंपाउंड बना। ठीक, और आगे मैं लिख रहा हूं लेड। लेड में लिख रहा हूं यहां पर Pb, यहां पर लिख दिया मैंने, मैं यहां पर लिख दिया PbCl2, एक बार में लिख दिया हमने PbCl4। PbCl4 ये हो गया कंपाउंड हमारा। अब याद रखिए आप लोग, रूल समझ लीजिए कि कोई भी जो एलिमेंट होता है वो अपने मोर स्टेबल स्टेट में कंपाउंड बनाने की कोशिश करता है या मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में ही वो रहना चाहता है। और अगर कहीं वो लेस स्टेबल स्टेट में उसने कंपाउंड बनाया है तो उस कंडीशन में वो कंपाउंड जो होता है वो लेस स्टेबल हो जाता है। यानी अगर लेस स्टेबल स्टेट में कंपाउंड बनाया गया तो वो कंपाउंड लेस स्टेबल हो जाता है और उसके अंदर एक टेंडेंसी रहती है कि वो हायर स्टेट में चला जाए। और इस तरह से लोअर स्टेबिलिटी स्टेट में बनाया गया जो कंपाउंड होता है वो रिएजेंट की तरह बिहेव करता है, रिएजेंट की तरह बिहेव। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये SnCl2 और SnCl4 में कौन रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा? मेरी बात फिर सुन लीजिए। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाया गया कंपाउंड जो होता है वही रिएजेंट की तरह बिहेव करता है। वो चाहता है कि मैं हायर स्टेट में चला जाऊं, इसलिए वो रिएजेंट की तरह बिहेव करता है। तो आप हमको बताइए कि SnCl2 और SnCl4 में कौन है जो रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा? इसी प्रकार से आप यहां पर PbCl2 और PbCl4 में बताइए कि कौन रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा। मैं फिर रिपीट कर दूं कि लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड बना है वही एज रिएजेंट बिहेव करेगा। और वो क्या करेगा? वो अपने लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है ना? जरा सोचिए तो आप लोग बताइए, SnCl2 ये मोर स्टेबल स्टेट में है कि SnCl4? आपको कंपाउंड, आपको एलिमेंट के नाम याद है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, यही है ना? चारों 5 हैं। अगर आप मेरी बात समझ गए तो बताइए जल्दी से, बुद्धि लगाओ भाई।
चलो हम पिछले पेज पे आके दिखाते हैं आपको। हमने क्या लिखा था, हायर ऑक्सीडेशन, देखिए कहां तक, कार्बन से लेके और टीन तक क्या लिखा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टिल मोर स्टेबल देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए ध्यान दीजिएगा, कार्बन से लेके टीन तक क्या है, मोर, जहां कौन मोर स्टेबल है, ये हायर स्टेट मोर स्टेबल है, लिखा हुआ है भाई बोर्ड पे, ध्यान दिया करो। और ये सब लेस स्टेबल है। लेकिन यहाँ पे लेड में आके क्या हो गया, आप देख रहे हैं कि लोअर स्टेट जो होती है मोर स्टेबल हो जाती है। ये बात आपके सामने है, पढ़ लीजिए फिर दोबारा पढ़ लो भाई। अब मैं थोड़ी टेक्निकल बात कर रहा हूँ, एबीसीडी कब तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। SnCl4 स्टेबल है और PbCl2 मोर स्टेबल है। हाँ सही आप लोग कह रहे हैं, ठीक है ना। तो जो मोर स्टेबल है, आप लोगों ने बिल्कुल, नेहा चंचल दोनों बिल्कुल सही बात कही है। तो जो मोर स्टेबल है वो रिएजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, ध्यान दीजिए, जो मोर स्टेबल है वो रिएजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, जो लेस स्टेबल होगा वो रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा, है ना। और क्या करेगा, वो अपने लेस स्टेबल स्टेट से मोर स्टेबल स्टेट में जाना चाहेगा। यहां तक बात क्लियर हुई ना, मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आते हैं अब, तो अब आप लोग समझ गए होंगे, हमारा आंसर आप दे रहे होंगे, इसका मतलब कि हाँ ठीक है। तो अब रिएजेंट कौन होगा भाई, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा कि SnCl4 क्या है, ये मोर स्टेबल है ना, आप लोगों ने खुद कहा है कि ये मोर स्टेबल है। तो जो मोर स्टेबल होता है वो रिएजेंट की तरह बिहेव नहीं करता, जो लेस स्टेबल है ना, लेस स्टेबल स्टेट, तो जो लेस स्टेबल स्टेट में है वही बिहेव करेगा, है ना। तो लेस स्टेबल वाला क्या करना चाहेगा, ये चाहेगा मोर स्टेबल में बदल जाए, ठीक। अब आप देखिए SnCl4 में Sn पे कितना चार्ज है, +4 है। देखिए यहाँ पर +4 स्टेट इसका है, आपको रूल मालूम ही है कि Cl का स्टेट कितना होता है, -1। तो Cl का हो गया -1, तो 4 Cl का हो गया -4, और सबका मिलकर के यहाँ पर 0 होना चाहिए, तो Sn का +4 होना चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ पे SnCl4 में Sn +4 स्टेट में है, यानी मोर स्टेबल स्टेट क्या है, +4 की है, और यहाँ पे क्या पर +2 वाला है ना, देखिए यहाँ पे Sn +2 स्टेट में है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप जब कह रहे हैं कि जो लेस स्टेबल होगा वो क्या करेगा, वो टेंड करेगा, प्रयास करेगा कि हम मोर स्टेबल स्टेट में चले जाएं, ठीक ना। यानी ये Sn जो +2 से स्टेट में है वो +4 में जाना चाहेगा, +2 से +4 में जाना चाहेगा। अब आप बताइए, अगर ये +2 से +4 में जाना चाहेगा, मान अगर मैं ऐसे कहूं कि SnCl जो 2 है, ध्यान दीजिएगा, ये SnCl2 ये क्या प्रयास करेगा कि SnCl2 में जो Sn +2 स्टेट में है वो चाहेगा कि हम Sn +4 में चले जाएं। ये +4 में जाना चाहेगा, क्यों, क्योंकि +4 इसकी स्टेबल स्टेट है। तो अब बताइए, अब SnCl2 किस तरह का रिएजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, यही टेक्निकल बात है। और ये आपका कोई न कोई फैमिली का एक क्वेश्चन बिल्कुल अनाउंस्ड क्वेश्चन है, और वो भी टिपिकल क्वेश्चन में से एक। लोग कहते हैं कैसे पता करें कि रिड्यूसिंग है कि ऑक्सीडाइजिंग है, कौन रिएजेंट है कौन रिएजेंट नहीं है। तो सिंपल सा रूल आपने क्या पढ़ा कि जो लोअर, जहां जो लेस स्टेबल स्टेट में जो होता है वही हमारा होता है रिएजेंट, और वो क्या चाहता है, लेस स्टेबल वाला मोर स्टेबल में कन्वर्ट होना चाहता है, ठीक। यानी SnCl2 जो है यहाँ पे +2 स्टेट में स्टेटिन है, वो +4 में बदलना चाहेगा। तब बताइए, अगर +2 से +4 में अगर बदलना चाहेगा तो इस कंडीशन में ये SnCl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ कि रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। याद रखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये बात मैंने हिंट कर दिया। तो अब जरा बताइए SnCl2 कैसा रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, जल्दी बताइए। कुछ आइडिया है आप लोगों के पास? देखिए मैं बता रहा हूं, ये +2 से +4 में जा रहा है ना, ध्यान दीजिए, +2 से +4 में जा रहा है, इसका मतलब ये इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ध्यान दीजिए, आप डिफिनीशन पढ़े हैं
कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिएजेंट उल्टा होता है, यानी वो रिएजेंट होता है रिड्यूसिंग। ध्यान देना, यानी कैसा रिएजेंट होगा, ये रिड्यूसिंग रिएजेंट होगा। पढ़ो यार, ऐसे पढ़ोगे तो मजा आएगा और केमिस्ट्री आएगी, तब आप कहोगे केमिस्ट्री हमको आ रही है। तो मैंने क्या बताया कि SnCl2 SnCl4 दोनों स्टेट पॉसिबल हैं। इसमें कौन रिएजेंट है, तो रूल आपने क्या समझा कि जो लेस स्टेबल होगा वही रिएजेंट होगा। अब ये करना क्या चाहेगा कि लेस स्टेबल वाला मोर स्टेबल में कन्वर्ट होना चाहेगा, यानी ये +2 से +4 में आना चाहेगा, और +2 से +4 में अगर आना चाहेगा यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करना कहलाता है ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन है, यानी इसका मतलब इस टिन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिसका हो रहा होता है ऑक्सीडेशन वो एजेंट होता है रिड्यूसिंग। यानी SnCl2 कैसा रिएजेंट है, रिड्यूसिंग रिएजेंट है। या ढंग से मेरी बात सोचिए, दो क्वेश्चन पे विचार करिए कि SnCl2 SnCl4 में से कौन रिएजेंट है। रूल क्या है कि जो लेस स्टेबल स्टेट में होगा वही रिएजेंट होगा। अब ये रिएजेंट है तो कैसा रिएजेंट, अगला क्वेश्चन, ऑक्सीडाइजिंग की रिड्यूसिंग। तो आप देखिए उसका क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उल्टा बोलिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एजेंट होता है रिड्यूसिंग, और जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो एजेंट होता है ऑक्सीडाइजिंग। तो क्या अब आप इस बात को लेकर कंफर्म हो गए कि SnCl2 और SnCl4 में से कौन रिएजेंट है, SnCl2 रिएजेंट है क्योंकि लेस स्टेबल स्टेट में है। अब वो रिएजेंट है तो कैसा रिएजेंट है, तो आप कहेंगे रिड्यूसिंग रिएजेंट है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में Sn का +2 से +4 में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब इसका पॉजिटिव स्टेट क्या है, बढ़ रहा है। और पॉजिटिव स्टेट का बढ़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन, यानी इसमें टिन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जो हो रहा है उसका उल्टा वो होता है, यानी अगर यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। बोलिए, यहां तक बात क्लियर हो गई, जल्दी बताइए। क्या हम लोग ये बात क्लियर कर ली, फटाफट आप कमेंट करते रहिए भाई। अब मैं टेक्निकल पार्ट में चला गया हूं, अब हम लोग अपने सब्जेक्ट के टेक्निकल पार्ट पे इस समय हैं, डील कर रहे हैं हम लोग, रिएजेंट की नेचर डील करने लगे। हम इस पे डिस्कशन करने लगे कौन इसमें ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, कौन रिड्यूसिंग रिएजेंट है, कौन रिएजेंट है कौन रिएजेंट नहीं है। अब हम लोग टेक्निकल पार्ट पे चले गए हैं। यहां तक क्लियर हुआ। दो क्वेश्चन मैंने पूछा था, आप लोगों ने आंसर सही दिया था कि SnCl2 SnCl4 में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आपने कहा था SnCl4 मोर स्टेबल है, यानी लेस स्टेबल है। अब रूल क्या है कि लेस स्टेबल वाला ही हो जो होता है रिएजेंट होता है, SnCl2 रिएजेंट होता है। ये करता क्या है, लेस से मोर में ट्रांसफॉर्म होता है, तो लेस से मोर स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन इसका कहलाता है ऑक्सीडेशन, और जिसका होता है ऑक्सीडेशन रिएजेंट होता है रिड्यूसिंग। तो SnCl2 क्या है आपका, रिड्यूसिंग रिएजेंट है। यहां तक ठीक है ना भाई। अगर आप यहां तक की बात समझ गए आप लोग, तो अब बताइए आप लोग कि PbCl2 और PbCl4 इसमें से कौन रिएजेंट है, PbCl2 और PbCl4 में से कौन रिएजेंट है, और जो रिएजेंट है वो कैसा रिएजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है या रिड्यूसिंग रिएजेंट है। जल्दी बताइए रिएजेंट कौन है। रूल आपको पता चल चुका है कि जो लेस स्टेबल स्टेट में होता है वही रिएजेंट होता है। तब आप खुद पता करिए कि PbCl2 आप देख रहे हैं कि +2 स्टेट में है और एक कहां पर है, +4 स्टेट में है। तो खुद पता करिए कि इसमें से लेस स्टेबल स्टेट मोर स्टेबल होती है कि यहाँ पे लोअर स्टेट मोर स्टेबल होती है कि हायर स्टेट मोर स्टेबल होती है। याद करिए हम यहाँ पे लेड की बात कर रहे हैं, लास्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं, लास्ट एलिमेंट की। अभी तक मैंने लास्ट की नहीं, सेकंड लास्ट की बात किया था, अब मैं लास्ट की बात कर रहा हूं। और लास्ट में आपको मैं हिंट कर दूं, इनर्ट पेयर इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। लास्ट में इनर्ट पेयर इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा।
तो जल्दी बताइए इसमें लेस स्टेबल कौन सा होगा? PbCl4 कह रही है, यहाँ कह रही है PbCl4 रिएजेंट है और वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होगा। बताओ भाई, आप बताइए। नेहा ने तो कह दिया PbCl4 रिएजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग है। हाँ, चंचल का भी यही आंसर है। गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही, आप लोग समझ गए बात को। ये लास्ट मेंबर है ना, और लास्ट में हम जानते हैं कि लोअर स्टेट स्टेबल होती है ना। देखिए बाकी सब में हायर स्टेबल होती है और लास्ट वाले में लोअर स्टेबल होती है। क्यों स्टेबल होती है आपको मालूम है? कौन सा इफेक्ट है? इनर्ट पेयर इफेक्ट के नाते लास्ट मेंबर में लोअर स्टेट मोर स्टेबल हो जाती है। इसका मतलब ये है PbCl2 कैसा है? ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल स्टेट में है, ये मोर स्टेबल स्टेट में है। और ये क्या है? ये लेस स्टेबल स्टेट में है, लेस स्टेबल स्टेट में है। ठीक है ना? इसका मतलब जो लेस वाला वही रिएजेंट है। तो अब मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा कि जो PbCl4 है, ये जो कि लेस स्टेबल है, ये रिएजेंट है। और ये क्या करेगा? ये प्रयास करेगा कि किसमें बदल जाए, यानी यहाँ पर Pb+4 में है और ये बदलना चाहेगा किसमें? +2 में, क्योंकि +2 स्टेट क्या है? मोर स्टेबल स्टेट है। हमेशा जो लेस स्टेबल होता है मोर में बदलना चाहता है। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या, कि जो +4 वाली स्टेट है ये क्या है? ये लेस स्टेबल स्टेट है। देखिए लेस स्टेबल स्टेट है, तो ये बदलेगा इसमें ना। और आप देख रहे हैं कि +4 से +2 में बदलना मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है और ये क्या कहलाता है? रिडक्शन, यानी यहाँ इसका हो रहा है रिडक्शन। और आप जानते हैं कि जिसका होता है रिडक्शन वो रिएजेंट कैसा होता है? ये एजेंट होता है ऑक्सीडाइजिंग। आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है, ये एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग। सही ना? तो देखो भाई, अगर आप लोग ये सारी बातें समझ जा रहे हो तो फिर ये मान के चलो कि केमिस्ट्री में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं समझ सकते। ठीक है ना? आप लोग अब अपने आप को केमिस्ट्री के अच्छे स्टूडेंट में गिनना शुरू कर दीजिए। हाँ, एक अभी हम लोग अभी एक सर्टेन डिस्टेंस तक पहुंच पाए, आगे धीरे धीरे आगे पहुंच जाएंगे। अब आपको केमिस्ट्री आने लगी और आई होप कि आप लोग केमिस्ट्री को एंजॉय कर रहे होंगे। केमिस्ट्री को जो थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक, सो कॉल्ड डिफिकल्ट टॉपिक हैं, अब आप उनको शायद डिफिकल्ट नहीं कहेंगे। और यही सब हमारी सब बेसिक्स हैं, इनको हम सीख जाएंगे। उसके बाद कंपाउंड ही तो याद करने रहेंगे, कर लेंगे उसको भी कुछ ट्रिक अपना के। तो आज की बात आप लोग ढंग से समझ पाए ना? कोई डाउट तो किसी को नहीं आज की बात में? और जरा आज की इस वीडियो को फिर दोबारा देखिएगा आप लोग और ये क्वेश्चन खुद से फिर दोबारा पूछिए कि डाउन द ग्रुप हम आते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो होती है वो बढ़ती जाती है, हायर की घटती जाती है, और अंत में तो सबसे अंतिम वाले पे जो सबसे सबसे नीचे वाला है वहां तो खाली लोअर ही मेनली रह जाती है। और यहाँ और इसका रीजन जानिए, रीजन जानने की कोशिश करिए। रीजन कौन सा है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसी को हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। उसी में एक लाइन ये जोड़ दें कि जब वैलेंस सेल पर बहुत ढेर सारा, जैसे मैं अगर वापस जाके फिर देखूं, अगर वहां पर देखिए ऐसा, अगर मैं एक लाइन बोलूं कि जब आप बैलेंस सेल पे आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो जिसके कारण कि ये इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गया है, तो जब बहुत ज्यादा यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ जाएगा तो क्या करेगा? इस वैलेंस सेल को खींच के अंदर ले आएगा, तो साइज क्या हो जाएगी? छोटी होती जाएगी, साइज सिकुड़ती जाएगी। इसी को हम कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एटॉमिक नंबर 57 के बाद अगर बात कर रहे होंगे तो आप करेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और 89 के आगे की बात करेंगे तो आप बोलेंगे एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बात वही है, अंतिम लाइन में खाली आपको बदलाव करना है, बाकी सब सेम है। जब आपने कह दिया कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है, एफ के पुअर शिल्डिंग के नाते फोर्स ऑफ रिपल्सन बहुत कम बढ़ रहा है, यानी कुल मिला के वैलेंस सेल पर बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जब वैलेंस सेल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसके नाते वैलेंस सेल के एस इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गए, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता क्या करेगा? इस वैलेंस सेल को खींच के अंदर ले आएगा, और जब खींच के अंदर लाएगा तो वैलेंस सेल और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस जो कहलाती है रेडियस क्या होगी? लगातार घटेगी, और उसी रेडियस घटना कहलाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर लेंथेनम के आगे की बात करेंगे
तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा, और एक्टिनियम का आगे की बात करें तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। और उसी में थोड़ा जोड़ दिया कि बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाने के नाते वैलेंस सेल के मोस्ट पेनिट्रेटेड एस के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनर्ट हो जाते हैं, इसी को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये बात सब एक ही है, ठीक ना। आई होप कि मेरी बात आप लोग ढंग से समझ गए होंगे, और ऐसे क्वेश्चन को अब आप बड़े इजीली हैंडल कर पाएंगे, और ये बात हर जगह अप्लाई होती रहेगी, ठीक है ना। तो चलिए आज हम थोड़ा सा, हमको कहीं जाना है, मैं आपकी क्लास यहीं पे रोकूंगा, लेकिन इसको जरा सा आप लोग दोबारा खुद से क्वेश्चन पूछिए। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, उसका क्या इफेक्ट है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, उसका क्या इफेक्ट है, हम किसी कंपाउंड में कैसे जाने कि कौन सा कंपाउंड या किस स्टेट का कंपाउंड रिएजेंट होगा, और अगर वो रिएजेंट होगा तो ऑक्सीडाइजिंग होगा कि रिड्यूसिंग होगा। ये बात हमने बताने की कोशिश किया, और आप लोग कमेंट में बोल रहे हैं कि आप लोगों के समझ में आ भी गया है। आई होप कि ये क्लास आपके लिए हाईली वैल्यूएबल क्लास है, हाईली वैल्यूएबल क्लास है, ध्यान दीजिएगा। इसको फिर दोबारा आप ढंग से देखिएगा, बल्कि स्लो स्पीड में देखिएगा। इस पे कमांड हो गया तो हम इसका बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, पूरी केमिस्ट्री में बार बार यूज होता रहेगा, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो वहाँ पर हम लोग खाली नाम लेके आगे बढ़ जाएंगे। तो जितना भी हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम अपने बेस को समझने में, अगर हमने अपना बेस बढ़िया बना लिया तो आगे चलकर कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, और हर बात हम आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए आज बस यही क्लास को रोकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आगे भी आप लोग कंटिन्यू करिए और हम लोग बहुत अच्छा करेंगे।